अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ सीपैक से जुड़े मंसूबों की शफाफियत पर सवालात उठाती रही है। उन मंसूबों में किकबैक्स लिए जाने का इल्जाम लगाती रही है। ऑरेंज लाइन मंसूबा, सखर मुल्तान मोटरवे मंसूबा और बिजली के मंसूबों में करप्शन के इल्जामात लगाती रही है। और ये इल्जामात तो साबित नहीं हो सके, मगर तनाज़ात जरूर जन्म लेते रहे हैं और मौजूदा हुकूमत में सीपैक मंसूबा सुस्त होने का इल्जाम लगता रहा है। अब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर ने अपने ज़ाती तजर्बे का हवाला देते हुए कहा है कि वो सीपैक मंसूबों से मुताल्लिक $5 अरब की सरमायाकारी से बराह रास्त मुंसलिक रहे हैं और वो ये बात हल्फन कहते हैं कि उनसे किसी ने किकबैक्स के लिए नहीं कहा। सुनी सुनाई बात नहीं, आपको पता है कि मैंने खुद $5 बिलियन के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, कि देखिए जो रियलिटी के अंदर मैंने तो कभी ना किसी ने मुझसे कभी कोई पैसा मांगा, ना मैंने कभी किसी को कोई पैसा दिया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हुआ। पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की और हुकूमत ने अनाउंस की थी कि ये अपफ्रंट टैरिफ है, उसके अंदर ये आपकी जो है ना, इसके अंदर आपको इंसेंटिव्स हैं, जिन्होंने आना है और आके वो आके लगाएं। उसकी बेसिस के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस भी पता है कि पहले उसकी अप्रूवल पीपीआईबी करती है, एलओआई होता है, फिर उसके बाद आप नेपरा जाते हैं, फिर टैरिफ लेते हैं। टैरिफ लेने के बाद जब वो अप्रूव होता है तो फिर आपकी फाइनेंसिंग होती है, फिर जाके आप प्रोजेक्ट लगाते हैं। जब प्रोजेक्ट लग जाता है तो फिर भी टैरिफ ट्रू अप होता है, क्योंकि नेपरा फिर देखती है कि आपने एक्चुअली कितने पैसे के ऊपर लगाया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देख लीजिए, जितनी मुतल्लिका हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके अंदर इफेक्टिवली काम किया। तो मैं तो अपने तजर्बे की बेस पे बताता हूं कि सबसे माशाल्लाह $5 बिलियन प्रोजेक्ट में ना मैंने कभी ऐसा देखा, ना मैंने कभी सुना। और मैं आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मैंने कभी इस किस्म की कोई जो है ना वो नहीं देखी। नैब तो एक इदारा है, वो जिसको चाहे उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन सारे प्रोजेक्ट पे किकबैक दी गई, तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बता सकता हूं कि मुझे तो $5 बिलियन के मैंने प्रोजेक्ट किए, मैंने तो कोई ना इस किस्म का एनवायरमेंट देखा। जब मैं थर कर रहा था तो उस वक्त भी सब लोग ये कहते थे कि जी आपसे कितनी जो है वो रिश्वत मांगी गई। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूं कि हालांकि वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ किया, बिल्कुल कभी कोई एक आने टके पाई कभी कोई इसके अंदर नहीं। पिछली हुकूमतों के साथ मुतादिद प्रोजेक्ट्स हुए, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ लगाती रही। अब ये बात सामने आई है सीपैक पर किकबैक्स लिए जाने के इल्ज़ाम कोई और नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा लगाते रहे। और माजी में इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर जब सीपैक मनसूबों पर तनकीद हुई तो हुकूमत ने उसे बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। सीपैक के हवाले से जब अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने सवालात उठाए तो असद उमर ने तफसीलात बताई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। खुद कहा कि कैंपेन चलाई गई थी सीपैक के खिलाफ। अब पहली बात एलिस वेल्स ने यह की कि सीपैक इमदाद नहीं बल्कि कर्जे हैं, वो भी महंगे कर्जे। Clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. ये बात वाज़े होनी चाहिए कि सीपैक इमदाद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म के कर्जे हैं जिसमें ज्यादा रियायत भी नहीं दी गई और चाइनीज कंपनियों को मुनाफे की हुकूमती गारंटी भी दी गई है। और ये सारा मुनाफा वापस चीन चला जाएगा। जब पाकिस्तान सीपैक और सीपैक के अलावा चाइना से लिए गए कर्जों की अदायगी करेगा तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके बहुत भारी असरात होंगे, खास तौर पर जब अगले 4 से 6 साल बाद कर्जों की बड़ी अदायगियाँ शुरू होंगी। अगर कर्जों की अदायगी मौखर भी कर दी जाए तो भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की के इम्कानात पर एक तलवार की तरह लटकते रहेंगे, जिसका वजीर आजम इमरान खान के इस्लाहाती एजेंडे पर मनफी असर पड़ेगा। ये गलत फहमी है कि सीपैक एक इमदाद है, हालांकि सीपैक कर्जे हैं जो कि बगैर रियायत के निर्खों पर दिए गए हैं। The loans and loans not at concessional rate. कर्जे, वो भी महंगे कर्जे। मगर ये बात पाकिस्तान में किसने कही थी? और ये भी कहा था कि ये सरमायाकारी भी नहीं है, हुकूमत को झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। जब नून लीग की हुकूमत सीपैक को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मिसाल कह रही थी तो उस वक्त सरमायाकारी नहीं, कर्जा, बल्कि बहुत महंगा कर्जा। ये किसने कहा था? देखिए, फिर इससे बड़ा झूठ जो है, शर्म हमें आनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को आनी चाहिए कि इन्होंने कहा जनाब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं $35 बिलियन की,
वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जा है, और कर्जा 60% पे जी हाँ, वो बशर 60% जी पे क्यूमुलेटिव में वही। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स पे जाना था। और जब अमरीकी सफीर ने यह बात की तो असद उमर ने सीपेक की सरमायाकारी या कर्जा होने और चाइना से कर्जा महंगा होने के हवाले से क्या बताया? सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये एड नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये एक एड की सूरत में नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़े है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेजॉरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवील मुद्दत कर्ज़े है, और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है। सो वो बहुत सस्ते कर्ज़े हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूं तो जो औसत जो कर्ज़े के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। सीपेक सरमायाकारी है और जो कर्ज़े हैं वो बड़े सस्ते कर्ज़े हैं। इमरान खान इसके बरक्स इल्ज़ाम लगाया करते थे। साथ ही जो करप्शन का इल्ज़ाम एलिस वेल्स ने लगाया वो ख़ासतौर पर सखर मुल्तान मोटरवे पर बिजली के मंसूबे महंगे होने पर, वो ज़रा देखिए। On transparency, the lack of transparency can सीपैक के मंसूबों में शफाफियत की कमी की वजह से लागत बढ़ सकती है और करप्शन के इम्कानात भी, जिससे पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर पिछले साल पाकिस्तान की सेनेट कमेटी ने हैरानी का इजहार किया कि मुल्तान सखर मोटरवे के बिडिंग के अमल को कंट्रोल किया गया। कमेटी के मुताबिक चीन ने इस मंसूबे में सिर्फ 3 कंपनियों को हिस्सा लेने की इजाजत दी और इन तीनों का ताल्लुक चीन से था। पूरे प्रोजेक्ट की रकम चीनी बैंक्स ने दी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। अब शफाफियत न होने की वजह से पिछली हुकूमत पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से करप्शन के इल्जामात लगे, लागत बढ़ने और फंड्स की खुर्द-बुर्द के भी इल्जामात लगे। इन इल्जामात के बाद चाइना की कंपनी ने इन इल्जामात पर हैरानी का इजहार किया। ये कंपनी जिसको मुल्तान सखर मोटरवे का ठेका दिया गया, उसने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि कंपनी पाकिस्तान में दोनों ममालिक के मुफाद में काम करने आई थी। मगर ये बात अहम है कि 2009 में चाइना की इसी कंपनी पर वर्ल्ड बैंक के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी पर बिडिंग के अमल में करप्शन का इल्जाम लगाया था। और ये महज एक मिसाल है। हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान का कौमी एहतसाब ब्यूरो सीपैक के हवाले से मुतादिद प्रोजेक्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अब नई पाकिस्तान हुकूमत खुद तो करप्शन के खात्मे का दावा करती है, मगर हालिया कायम की गई सीपैक अथॉरिटी को करप्शन की तहकीकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। जो लोग पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं वो इस हवाले से सख्त सवालात पूछ रहे हैं। साबिक अमरीकी सफीर ये बातें कर रही थी। सखर मुल्तान मोटरवे पर ये इल्ज़ाम भी हुकूमत में आने के बाद खुद हुकूमती वज़रा ने लगाए थे। देखिए हुकूमती वज़ीर मुराद सईद ने क्या इल्ज़ाम लगाया था। वो भी चंद अरब का नहीं बल्कि 50 अरब रुपए की करप्शन का, वो भी महज एक प्रोजेक्ट में है। वो भी एक बार नहीं, बार बार इल्ज़ाम लगाया। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात। जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया या किसके अकाउंट्स में गया। अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया, पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एहसन इकबाल साहब, आपने कहा था कि मैं मुराद सईद को नोटिस भेज रहा हूँ और मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। फिर चले सुप्रीम कोर्ट, सवाल के जवाब तो आपने आज तक नहीं दिए। जावेद सादिक के किरदार का मैंने पूछा था,
मैंने 50 बिलियन से ज़्यादा जो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुंचा उसका पूछा था। 50 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम का क्या हुआ? हमने इस हवाले से नैब के तर्जुमान से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि सक्खर मुल्तान मोटरवे के हवाले से तो नैब मुल्तान में कोई केस ही नहीं है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। मगर इन इल्ज़ामात से चीन नाराज़ हो गया और नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि तहरीक इंसाफ के वुज़रा के बयानात की वजह से आर्मी चीफ को चीन जाकर उन्हें मनाना पड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि मुराद सईद साहब का इल्ज़ाम गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वरना नैब ने इतना तिया पांचा किया है पिछली हुकूमत के कायदीन का कि हर चीज़ चेक करने की कोशिश की है। एक धेरे की, एक पैसे की कोई रिश्वत या करप्शन सीपैक प्रोजेक्ट पर नहीं हुई। चीनी हुकूमत के खौफ से या उसको जो तकद्दुस हासिल है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को, उसकी वजह से नो, कोई सियासत में आपको पता है ये लिहाज नहीं करते कोई लोग, वो इतने बयान देते हैं। अगर उन्होंने धरना किया जब चाइनीज़ वजीर सदर ने आना था और धरना नहीं रोका चाइनीज़ वजीर सदर को वेलकम करने के लिए, तो ये कोई सियासत में कोई लिहाज नहीं होता। तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी सीपैक को कि सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, सीपैक को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाए नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस सीपैक को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर इनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो सीपैक को ये समझते नहीं कि सीपैक सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। साथ ही सीपैक के तहत ऑरेंज लाइन मंसूबे पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किकबैक्स के लिए बनाया। इस हवाले से जब हमने पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां आसिम से पूछा कि उन्होंने ऑरेंज लाइन में इतने अरसे के बाद क्या करप्शन पकड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये सीपैक का प्रोजेक्ट है और वो अपने इल्ज़ाम पर कायम है। माह हो गए हैं आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि सीपैक के मामले में ये सीपैक का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सीपैक का हिस्सा है। माजरत के साथ आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि सीपैक ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किकबैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किकबैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है और जिसके किकबैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए सीपैक का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किकबैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, होती हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब ने आप ये कह रहे हैं कि किकबैक के लिए अगर किया है तो इस पे फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये सीपैक के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे, आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले, अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है, ये 2% कंप्लीट हो ले, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। अब ऑरेंज लाइन मंसूबे को शुरू हुए 1 साल हो गया है, मगर आज तक कोई इल्ज़ाम ना साबित किया गया, ना ही कोई तहकीकात मुकम्मल की गई, ना ही ऑडिट किया गया, ना ही उसकी तफसीलात उनके सामने रखी गई। साथ ही जिस दूसरे हुकूमती वज़ीर का मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हवाला दिया वो रज़ाक दाऊद हैं, जिन्होंने हुकूमत में आते ही 9 सितंबर 2018 को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी कंपनियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने वाले मुआहदे दोबारा से किए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए सनअत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि ऐसे मुआहदे असर नौ किए जाएंगे जिनसे चीनी कंपनियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँच रहा है और पाकिस्तानी कंपनियाँ नुकसान में हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन के साथ बेहतर तौर पर मुज़ाकरात नहीं किए थे। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरतानवी अखबार को बताया कि साबिका हुकूमत ने सीपैक पर चीन से बातचीत में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। तैयारी के बगैर मुज़ाकरात और मुआहदे करने से चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ख्याल जाहिर किया कि अपने उमूर मुनज़्ज़म करने तक इन मुआहदों पर फ़िलहाल 1 साल के लिए अमल दरामद रोक देना चाहिए और सीपैक की मुद्दत को मज़ीद 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। उनकी इस तजवीज़ से दीगर वुज़रा और मुशीर भी मुत्तफ़िक हैं कि मंसूबों की तकमील की मुद्दत और कर्ज़ों की अदायगी की मुद्दत बढ़ाना मुआहदे मंसूख करने से बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन हुकूमत मोहतात है उनके मुताबिक कि मुआहदों पर नज़रसानी के अमल में इस बात का ख्याल रखा जाए कि चीन की हुकूमत नाराज़ ना हो। अखबार के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना सद उमर का कहना था कि पाकिस्तान मलेशिया की तरह इस मामले को हैंडल नहीं करना चाहता। इसके अलावा पाकिस्तानी वुज़रा और मुशीरों का मानना है कि हुकूमत सीपैक के तहत सरमायाकारी पर नज़रसानी करे और तिजारती मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात करे, क्योंकि चीनी कंपनियों को गैर मुनसिफाना फ़वाइद हासिल हुए हैं। ये बहुत अहम खबर थी, इसमें बहुत बड़ा दावा किया गया था, मगर बाद में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सीपैक मंसूबे से मुतालिक बरतानवी अखबार की खबर को मुस्तरद कर दिया और कहा
कि सीपेक मंसूबे के हवाले से इंटरव्यू के कुछ हिस्से सियाको सबाक से हटकर पेश किए गए। चीन के वजीर खारजा के दौरे में स्ट्रेटेजिक ताउन जारी रखने और सीपेक मंसूबों को पूरा करने के अज़म को दोहराया गया और इस मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि चीन को आगाह किया गया है कि सीपेक हमारी कौमी तरजीह है। दोनों ममालिक में राहदारी मंसूबे के मुस्तकबिल से मुतालिक मुकम्मल यकसुई है। अखबार ने उनके इंटरव्यू के किस हिस्से को सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया था, इस हवाले से अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कोई वजाहत नहीं की। इसके बाद पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने इस खबर का नोटिस लिया और सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक में इत्तफाक है कि सीपेक मंसूबे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा और दोनों ममालिक ही इस मंसूबे को आगे ले जाना चाहते हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान की ज़रूरत है और ये मंसूबा पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। सिफारत खाने के मुताबिक रिपोर्ट मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी मालूमात पर मबनी है। इसे मनफी अज़ाइम को सामने रखकर बनाया गया है। सीपेक से मुतालिक पाक चीन रिवायती शराकतदारी को नज़रअंदाज किया गया। फिर जब अमरीका ने सीपेक पर यही इल्ज़ाम दोहराए तो यही हुकूमत कहने लगी कि सीपेक के खिलाफ कैंपेन चलाई गई है। जहाँ तक साबिक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स के सीपेक के हवाले से शफाफियत ना होने और मालूमात अवाम के सामने ना रखने का सवाल है, तो ये बात भी अपोजिशन में रहकर इमरान खान करते थे और नून लीग की हुकूमत पर पार्लियामेंट में तफसीलात सामने रखने का मुतालबा करते थे और असद उमर भी खुद शफाफियत पर सवालात उठाते थे। यहाँ तो एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं है कभी सही तरह। चाइना का पाकिस्तान को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक इशू है कि सीक्रेट क्यों होता है सब कुछ। अब पार्लियामेंट जब आप लेके आए हैं तो पार्लियामेंट का तो मतलब ही होता है कि मुशावरे से चीजें हों। All projects are being done by the Chinese companies. There is no bidding, there is no transparency. So China gets a lot out of it, which is fantastic. We get something out of it. But one, we need to have a strategic game plan. Okay? What are we going to use this infrastructure for? What is it going to be? And secondly, we have to ensure greater transparency in the way we are doing CPEC. We cannot continue to do this the way we are approaching this right now. And that lack of transparency is what has resulted in all these question marks arising in Balochistan and in KP, in Sindh, the smaller provinces feeling because there is just complete lack of transparency, so you don't know what is going ahead. मगर फिर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो एक इंटरव्यू में चाइना की पाकिस्तान के लिए मुआशी इमदाद की बहुत तारीफ की, मगर ये भी कहा कि चाइना नहीं चाहता कि इसकी तफसीलात आवाम के सामने लाई जाए। The Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. They work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us. I would deal with it in a different way with the Chinese. I would never talk about it in public because that's how they are. करप्शन के साथ साथ सीपेक प्रोजेक्ट से महंगी बिजली बनने का भी एलिस वेल्स ने सवाल उठाया। According to Pakistani government statistics, पाकिस्तानी हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक नॉन सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पैदा होने वाली बिजली की लागत सीपैक प्रोजेक्ट से पैदा की जाने वाली बिजली से आधी है। the cost per megawatt. मगर ये बिजली महंगी है, करप्शन हुई है, सही सिमत में सरमायाकारी नहीं हुई है। एलएनजी से बिजली के प्लांट्स में करप्शन के इल्जामात खुद तहरीक इंसाफ लगाती रही और हुकूमत में आने के बाद ऑडिट कराने का दावा करती रही। इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली। ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत की होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बरसगीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और एलएनजी के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। सारी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं, आलूदगी फैलाते हैं। जब दुनिया में बंद कर रहे हैं तो यहां क्यों लगा रहे हैं? और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब भी आप इसकी तफ्तीश करेंगे इसके पीछे पैसा बन रहा है। जो पावर प्लांट्स लगाए गए भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लो की, साहिवाल पोल, पोर्ट कासम, सिर्फ इन प्लांट्स की वजह से ₹1.32 इजाफा हुआ बिजली की कीमत। और ये जो प्लांट्स हैं ये दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस वक्त अगर कहीं पे बना रहे हैं तो माशाल्लाह वो ये PMLN के प्लांट्स लगाए हुए प्लांट्स जो है ये पैदा कर रहे हैं।
किसी ऑडिट का कोई नतीजा सामने नहीं आया, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए उन्हीं LNG प्लांट्स में से 2 प्लांट्स प्राइवेटाइज करने का बार बार ऐलान कर चुकी है। स्टेट बैंक बता चुका है कि 225 अरब रुपए से ज़्यादा के पैसे LNG की वजह से पाकिस्तान में बचे, जबकि CPEC प्रोजेक्ट्स के तहत सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस पर भी तनकीद कर रहे थे। 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हो, वहां मोटरवे से मुल्क नहीं बनता, कौम नहीं बनती। याद रखें, कौमें कभी नहीं बनती ओवर ये मेट्रो बना के या वो मोटरवे बना के या वो ओवरहेड ब्रिज बना के, कौमें ऐसे भी कभी बनी है। खुद तहरीक इंसाफ ने पेशावर में मेट्रो भी बनाई। आज वज़ीर-ए-आज़म दावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा सड़कें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना रही है, मगर जब अमेरिका ने यही तनकीद दोहराई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो असद उमर ने बताया कि CPEC के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसने पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रख दी है, ये बहुत लाजमी है। उन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट, आगे जो तरक्की पाकिस्तान की होनी है उसकी तरक्की जो है वो महदूद हो जाएगी इससे, ये बिल्कुल न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि उनका तज्जिया जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे मुतरादिफ है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो पहला फेज़ था जो CPEC का जो मुकम्मल किया गया उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो गई हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास एक सनती तरक्की करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आ गई और उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अब आगे काम करना है और जो दूसरा फेज़ है CPEC का वो जा ही उस तरफ रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इससे जॉब ज़्यादा नहीं क्रिएट की, बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो शुरू में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी सरमाया बहुत उसमें चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर जॉब इंटेंसिव नहीं होती, उसमें इतनी नौकरियाँ नहीं पैदा होती। लेकिन जो उसकी बुनियाद के ऊपर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो सनत लगेगी वो जॉब इंटेंसिव होती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लाखों जो हैं वो जॉब प्रोड्यूस होंगी ओवर द ईयर्स, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। सो जॉब क्रिएशन वाला जो है दूसरा फेज। सब जो आपने बातें देखी हैं ये CPEC मनसूबा शुरू होने के बाद की बातें हैं, मगर नून लीग ने यह मनसूबा शुरू करने का ऐलान किया था तो उन दिनों इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था। वो चीनी सदर के दौरे के बारे में क्या कह रहे थे, ये सुनिए। चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था मेरी दावत पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से वो नहीं होया। और झूठो और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। तो जब CPEC शुरू हो गया तो करप्शन और किकबैक्स के इल्ज़ामात लगाए गए। हुकूमत में आके कहा गया कि हम खुद भरपूर तहकीकात कराएंगे, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, बिजली के मनसूबों में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। मगर आज खुद वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। सुनी सुनाई बात नहीं, आपको पता है कि मैंने खुद $5 बिलियन के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, कि देखिए जो रियलिटी के अंदर मैंने तो कभी ना किसी ने मुझसे कभी कोई पैसा मांगा, ना मैंने कभी किसी को कोई पैसा दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हुआ। पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की और हुकूमत ने अनाउंस की थी कि ये अपफ्रंट टैरिफ है, उसके अंदर ये आपकी जो है ना, इसके अंदर आपको इंसेंटिव्स हैं, जिन्होंने आना है और आके वो आके लगाएं। उसकी बेसिस के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस भी पता है कि पहले उसकी अप्रूवल PPIB करती है, LOI होता है, फिर उसके बाद आप नेपरा जाते हैं, फिर टैरिफ लेते हैं, टैरिफ लेने के बाद जब वो अप्रूव होता है तो फिर आपकी फाइनेंसिंग होती है, फिर जाके आप प्रोजेक्ट लगाते हैं। जब प्रोजेक्ट लग जाता है तो फिर भी टैरिफ ट्रू अप होता है, क्योंकि नेपरा फिर देखती है कि आपने एक्चुअली कितने पैसे के ऊपर लगाया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देख लीजिए जितनी मुतल्लिका हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके अंदर इफेक्टिवली काम किया। तो मैं तो अपने तजर्बे की बेस पे बताता हूं कि सबसे माशाल्लाह $5 बिलियन प्रोजेक्ट में ना मैंने कभी ऐसा देखा, ना मैंने कभी सुना, और मैं आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मैंने कभी इस किस्म की कोई जो है ना वो नहीं देखी। नैब तो एक इदारा है, वो जिसको चाहे उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन सारे प्रोजेक्ट पे किकबैक दी गई, तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बता सकता हूं कि मुझे तो $5 बिलियन जो डॉलर के मैंने प्रोजेक्ट किए, मैंने तो कोई ना इस किस्म का एनवायरमेंट देखा। जब मैं थर कर रहा था तो उस वक्त भी सब लोग ये कहते थे कि जी आपसे कितनी जो है वो रिश्वत मांगी गई। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूं कि हालांकि वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ किया, बिल्कुल कभी कोई एक आने टके पाई कभी कोई इसके अंदर नहीं। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से मुआशी तज्जियाकार खदशात का इजहार कर रहे हैं, करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के खदशात का इजहार कर रहे हैं, मगर हुकूमत कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं।
इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्या उन्हें लगता है कि सूरत हाल यहाँ से बेहतर होगी, पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएगा। हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं जो मारूफ सनतकार भी हैं और साथ में वो इस वक्त फाइनेंशियल इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो कि चेयरमैन बिजनेस मैन ग्रुप हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उनसे पूछेंगे एक्सपोर्ट्स क्यों जो तवक्का थी उसके मुताबिक नहीं हो रही हैं। आरिफ साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही ग्रोथ के पाथ की तरफ हम आए हैं, फिर थोड़ा करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा हो गए हैं और ज़ाहिर इंडस्ट्री भुगतती है जब करंट अकाउंट खसारा हो, फिर IMF का प्रोग्राम हो, फिर सख्त शराइत हो, फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, ये सारे मामलात। तो आपको लग रहा है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ का जो दावा था हुकूमत का उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये खतरात ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, हम उस तरक्की की तरफ जाते नज़र आते हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये असरात जो है वो हायर ग्रोथ या ग्रोथ के पेस पकड़ने के जो है वो असरात है। और आई थिंक दूसरा जो फैक्टर है वो ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की जो हाई होने का के असरात है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजह से हमारे करंट अकाउंट पे जो है वो प्रेशर है। बट एज फार एज आई थिंक एक्टिविटीज कंसर्न, जो कंपनीज की जो है वो टॉप लाइन है पर्टिकुलरली वो तो इंटैक्ट जो है वो नजर आती है और ऐसा नजर आता है कि ये पेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो ऑन ट्रैक नजर आती है। बट डेफिनेटली ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट खासतौर पे जो पिछले साल के हमने महीनों में देखा था उसके मुकाबले में जो हायर है, तो लोग जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि क्या हम रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट जो है वो सस्टेन कर सकेगा कि नहीं। तो उसमें कुछ थोड़ी सी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी जो है वो करेंसी मार्केट में जो है वो नजर आती है। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। मुझे ज़ुबैर मोतीवाला साहब आप भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर इंडस्ट्री से बड़ी तवक्कात है हुकूमत को, इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी दिए हैं हुकूमत ने, 31 से 32 अरब डॉलर की बरामदात करना चाहती है, मगर अचानक आपकी बरामदात कम हुई है 2 माह में, तो इंडस्ट्री ये टारगेट पूरा करने में हुकूमत की मदद कर पाएगी, मुल्क की मदद कर पाएगी, या हमेशा की तरह यही बरामदात रह जानी और टारगेट नहीं पूरा होगा 31-32 अरब डॉलर का? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जाती नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप इकदाम की बात करते हैं हुकूमत की, तो हुकूमत के इकदाम जो है ना वो पता नहीं वेल थॉट ओवर नहीं है या क्या उनकी पोजीशन है, पीछे कोई सोच है या नहीं है। आप उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी दी 1% के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, यानी मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने दी, जो 2% 3% के ऊपर हमको आती है, और बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड है, मुशर्रफ के जमाने में हुई थी या कभी हुई। ऑलरेडी 350 अरब रुपए की मशीनें आ चुकी हैं, तकरीबन इतनी जो है ना पाइपलाइन में है। अब ये जो सारी मशीनें हैं दे विल डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपोर्ट, और आप जो बात करें 32 नहीं, मैं समझता हूँ 40 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट पहुंच सकता है। मसला ये है हमारे साथ कि हम पूरा प्लान नहीं बनाते। आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 1% दे दिया, अब ये क्या मशीनें हवा से चलेगी? कैसे चलेगी मशीनें? मशीन की एनर्जी प्रोवाइडिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये जब तक इसकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम साथ नहीं करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि जो है ना मशीन इसको हमको फ्रूट्स मिले। अभी जो आपकी जो बात है बिल्कुल नजर नहीं आता। हमको बहुत सारे इकदाम हैं जो इसके साथ करने चाहिए, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन एक बात मैं जरूर अग्री करता हूँ गवर्नमेंट के साथ कि बिल्कुल पोटेंशियल है। पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान इज नॉट लेस देन $50 बिलियन इन वेरी नियर फ्यूचर। अगले 3-4 साल के अंदर जिस तरह से हम जा रहे हैं, अगर ये हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करें, एनर्जी हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटम और क्वालिटी और प्राइस में दे, आई कैन अश्योर यू कि बिल्कुल ये काम हो सकता है। मतलब कितने इंसेंटिव्स दें आपको? पहले कहते थे रुपया ओवर वैल्यूड है, वो गिर के 169-170 के लेवल के पास आ गया। फिर आपको सस्ते कर्जे हुकूमत की तरफ से दिए गए, टर्फ फाइनेंसिंग में एक्सपेंशन के लिए और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए सस्ते तरीन कर्जे दिए गए हैं। हुकूमत $15-16 की LNG ले रही है, $6.5 की आपको देती है सब्सिडाइज रेट पे। और कितने इंसेंटिव दे हुकूमत? अब आपकी बात बिल्कुल, आप शाहजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे दिया। लेकिन आप ये देखें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से है? आप कोई बच्चे को भी पूछेगा कराची से। कराची से कितना एक्सपोर्ट है? 55%। बाकी पूरा पाकिस्तान मिलकर 45% करता है। आपने कंसेशनरी रेट $6.5 का दिया है RLNG का, ठीक है। इट इज ओनली अवेलेबल अप कंट्री कराची में। एक भी कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने $6.5 का। तो कंसेशनरी रेट जहां आपका मोर देन 50% एक्सपोर्ट होता है, वहां वालों को अगर आपने नहीं दिया तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? अगर आप सियालकोट अगर 8% एक्सपोर्ट करता है और वो 10% बढ़ा ले
तो वो 0.8 होगा पूरे पाकिस्तान का। लेकिन अगर यही एक्सपोर्ट अगर कराची में 10% बढ़ाएं तो पूरी पाकिस्तान का ये 5.5% एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये थिंकिंग का फर्क। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जहां जरूरत जिस बात की है कि जहां से आप बढ़ा सकते हैं, आप जरूर सारे शहरों को मदद करनी चाहिए, लाहौर को भी, फैसलाबाद को भी, सियालकोट को भी। दे शुड बी पैम्पर्ड, दे शुड बी गिवन एवरीथिंग, बट व्हाई कराची इज डिप्राइव्ड? जहां से आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है वहां आपका नहीं है। अभी देखें, अभी जो ये आपका 9 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी है जो 50 लीटर्स को उन्होंने अलाउ की, मैं समझता हूँ कि इतना मैं किसी चीज के लिए लड़ा जो अब सिर्फ रिन्यूअल था उसका, कि जो ना 2 साल मिली, अब अगले साल मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है ना का जो है ना SRO इश्यू हुआ है अब 2.5 महीने के बाद, तो पीपल आर वरीड, और केई ने पूरा चार्ज किया है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, जहां आपके साथ काम हो सकता है, आपका अगर एक्सपोर्ट कहीं से बढ़ सकता है, मैं किसी की बात गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वो शहर है कराची, अगर आप इसको सपोर्ट करें, कराची का जो आज कॉन्ट्रीब्यूशन 55% का है, आई कैन प्लेज एंड आई कैन अश्योर कि जो हमको चाहिए वो आप दे दे, 80% हो जाएगा। सिर्फ कराची का एक्सपोर्ट 20 बिलियन से ज्यादा होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। गवर्नमेंट की एटीट्यूड की आरिफ साहब, आप बताइएगा, अगर इंडस्ट्री, इस हुकूमत का फोकस है कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बने, सस्टेनेबल तरीके पर जाए, उसके लिए इकदाम भी इनकी तरफ से किए गए, मगर फिर भी नहीं नंबर्स नजर आ रहे हैं। आपको लगता है नियर टर्म में या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हमें नजर आएगा टफ के तहत ये सब की चीज़ सरमायाकारी हुई है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कर्टेल हो या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से या फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ने से, ना कि हम इम्पोर्ट्स को कर्टेल कर करके और फिर ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो? आई थिंक जो हमारा ज़ाहिर एक्सपोर्ट का बेस जो है वो छोटा है, और उसमें अगर ग्रोथ भी आती है पिछले साल के मुकाबले में, तो वो ग्रोथ इतनी सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं होती एज कम्पेयर टू अगर इंपोर्ट में जो है वो ग्रोथ आती है। और वो ग्रोथ आती है तो फिर उसके नंबर्स जो है वो बड़े होते हैं, और फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन होता है। तो उसमें, और पर्टिकुलरली जो स्टेट बैंक की ये पॉलिसी है कि हम करेंसी मार्केट को जो है वो नेचुरली चलने देंगे, मार्केट फोर्सेस पे चलने देंगे, तो उसकी बेसिस पर जो है वो लोग ज्यादा जो है वो कोशिश हो गए और प्रोडक्टिवली डॉलर्स की कवरेज को ज्यादा जो है वो प्रीफर करते हैं, और उनकी एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड की इनकेशमेंट को जरा डिले करते हैं, ताकि वो इस जो रुपी डिप्रिसिएशन का जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मोदी वाला साहब, मुझे बताएगा कि एक उम्मीद थी, हुकूमत ने आपको सस्ते कर्जे दिए इंडस्ट्री को कि जी अब वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक दफ़ा पहले भी दौर आया था, अब से 15-16 साल पहले, मगर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्पिनिंग मिल्स में हो गई। बांग्लादेश कॉटन नहीं उगाता वो, मगर वहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई वैल्यू एडिशन में। दुनिया के साथ उन्होंने जाके जॉइंट वेंचर्स किए और उनकी बरामदात $40 अरब से ऊपर चली गई हैं बगैर कॉटन उगाए। हम कॉटन उगाते हैं, अब ज़ाहिर है कॉटन टारगेट से वैसे ही कम हो रही है। अब भी जो टर्फ के तहत इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें से भी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्पिनिंग मिल्स में कर दी है। जो वैल्यू एडिशन में खुद उन्होंने भी अपनी अपनी स्पिनिंग मिल लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो वैल्यू एडिशन में इतने बड़े हुकूमत के इंसेंटिव के बाद भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो कैसे हम बरामदात बढ़ाएंगे? कैसे सस्टेनेबल बुनियादों पर हम वैल्यू एडिशन में जाए बगैर अपने पैरों पर खड़े होंगे? देखिए, स्पिनिंग में जरूर इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात में बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। दिस इज मिस्टेक ऑन आवर पार्ट। एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यू एडिशन की प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आपको जो है ना प्रोसेसिंग के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात आप ये समझ लें कि फॉर रनिंग दोस एयरजेट मशीन्स यू नीड क्वालिटी यार्न, और वो क्वालिटी यार्न जो है वो क्वालिटी जो आज जो हाई स्पीड कॉम्पैक्ट स्पिनिंग मशीन्स आ रही हैं वो भी लगानी जरूरी है। लेकिन आपकी ये बात सही है कि वैल्यू एडिशन का लोवेस्ट एब है। आज आपको ये सुन के खुशी होगी कि वी आर इंपोर्टिंग कॉटन, वी आर इंपोर्टिंग यार्न, एंड वी आर लीस्ट एक्सपोर्टिंग, और हम जो हम इंपोर्टिंग कंट्री हो गए। लेकिन उसकी वजह जाहिर है कि हम कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, लेकिन वजह उसकी है कि हमारा जो क्रॉप है, देखिए आपको ये सारी चीजों को ग्रास रूट से देखना होगा। आपने सीड बैंक के ऊपर कोई मेहनत नहीं की। एग्रीकल्चर के अंदर जो आपकी फार्मिंग है, जो आपका पर हेक्टर यील्ड है, पर हेक्टर यील्ड की जो क्वालिटी है, इंडिया देखिए कहां पहुंच गया। आज हमारे से इंडिया की पर हेक्टर यील्ड 2.5 टाइम्स है। आज हम 13 मिलियन बेल से आज हम 8.5 मिलियन बेल पे आ गए। पिछले साल तो 7.5 था, इस साल इंशाल्लाह 8.5 होगा। तो हम अगर ये 5 मिलियन बेल्स कम कर देंगे, और फिर वैल्यू एडिशन के अंदर तरफ हमारी तवज्जो इसलिए नहीं होती कि चलो भाई यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ग्रे क्लॉथ हो जाएगा। जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो फिर आपके पास लवाजमात चाहिए, प्रोसेसिंग करना जरूरी है।
मुझे आरिफ साहब, आप ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स के साथ साथ सरमायाकारी ज़रूरी है। आपकी पाकिस्तान में सरमायाकारी मुख्तलिफ फील्ड्स में है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइज़र से लेके दूसरे सेक्टर्स में। क्या वजह है कि बैरूनी सरमायाकार नहीं आता है? और पाकिस्तान में हालांकि हमने देखा है भारत में कोरोना की वजह से उनकी मईशत मनफी हो गई थी, मगर उसके बावजूद भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई है, चाहे उनके स्टॉक मार्केट हो या दूसरे सेक्टर्स हों, भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई है। $600 अरब से ऊपर उनके रिजर्व चले गए हैं, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक ये एरिया जो है वो काफी वीक एरिया है पाकिस्तान के लिए, और पर्टिकुलरली हम जिस तरह आपने कहा कि ये इंडिया में जो है इसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। तो आई थिंक इसमें अगेन मैं कहूँगा कि अच्छी मार्केटिंग की, इफेक्टिव मार्केटिंग की जो है वो जरूरत है। हालांकि हम देखा जाए तो तमाम इंडस्ट्रीज में जो है वो मार्जिन जो है वो अट्रैक्टिव रहे हैं। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है और उनके मार्जिन्स हैं वो तो बड़े इंप्रेसिव हैं। तो उसमें आई थिंक जरूरत इस बात की है कि हम अच्छी एग्रेसिव जो है मार्केटिंग करें, अपने परसेप्शन को बेहतर करने के लिए जो है काम करें। अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज में तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स आने हमारे शुरू हुए हैं। रेमिटेंसेस जो है वो पिछले साल हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ रही है, और ये रोशन डिजिटल अकाउंट में जो कुछ पैसे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी जो है वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को टारगेट करने की जरूरत है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान की तरफ देखें। ये नया सर्टिफिकेट के अलावा भी जो एफर्ट्स हो रही है कि रोशन अपना घर का जो स्कीम है या वो इनको स्टॉक एक्सचेंज में हम करें, बल्कि मैं समझता हूं कि उनको स्टेट इंटरप्राइजेस के शेयर्स का पोर्टफोलियो जो है वो ऑफर करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में जो है ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अगर उनकी एक दफा यहाँ आदत हो गई इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल है, सरप्लस पूल है इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टेबल। तो उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी पे टारगेट करना चाहिए। और फिर जाहिर है और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वेरियस सेक्टर में शायद देखा जाए तो आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन अब रिसेंटली जरा ये अफगानिस्तान का जो मसला हुआ था, तो उसमें लोगों को एक रिस्क फियर बन गया था कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो हालात कैसे होंगे। लेकिन जैसा फियर था, जैसा डर था, इतना कोई जो है वो बुरा नहीं हुआ है। तो इसको हमें जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए और वहाँ एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब जो कुछ भी एक्टिविटी होनी है तो वो पॉजिटिव साइड पे ही होनी है। कोई अब ऐसा डर नहीं है कि यहाँ से कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो के बहुत ज्यादा जो है वो पैसे चले जाएंगे। तो अगेन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने। और सब उसमें ज़रा हुकूमत की तो जिम्मेदारियां हैं, और मगर हुकूमत ही की सारी जिम्मेदारियां नहीं हैं। भारत में अगर इन्वेस्टमेंट आई है तो ज़ाहिर है हुकूमत ने एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, मगर उनका जो अपना प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। बैरूनी सरमायाकारों के साथ जॉइंट वेंचर्स उन्होंने किए हैं, बैरूनी सरमायाकारों ने नई कंपनियाँ भी खोली हैं, जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं उसमें भी शेयर्स एक्विजिशन की है बड़ी बड़ी कंपनियों में। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में जो हमारे अपने प्राइवेट सरमायाकार हैं वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं? क्या वजह है, क्या ऐसी रुकावटें हैं? नहीं, आई थिंक उनको हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारा दें तो अभी जापानीज इन्वेस्टर्स हमारे आयशा स्टील के अंदर जो है वो आ रहे हैं। एक वक्त में वो निकल गए थे, अब वो दोबारा जो है वो आ रहे हैं। दूसरे भी जो इन्वेस्टर्स हैं B2B की बेसिस पे चाइनीज भी जो है वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स की डिस्कशन में है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो है वो खातिर ख्वाह क्लोज नहीं हो पा रही है। तो वो क्लोज करने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि ये जो CPEC का भी जो सेकंड फेज है, वो सेकंड फेज में B2B इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाला फेज है। और इसके लिए न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी
ज्यादा जो है वो एफर्ट करनी होगी। एंड पर्टिकुलरली कुछ नए जो है वो एरियाज और शोबे, खासतौर पे माइनिंग में जो है वो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हैं कि जिसकी मैं समझता हूँ कि वो क्लोज होंगे तो आप उसके बारे में सुनेंगे कि जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिट हुई है। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करने की जो है वो जरूरत है। हमारे इसमें थोड़ा इंटरनेशनली जाहिर है पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो नेगेटिव रहा है, लेकिन इस पे जो है वो इनको कन्विंस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानी जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस फ्रेंडली है और वो कंटिन्यू रहेंगी। मैं तो देखता हूँ कि अभी अगर जो डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट भी आई तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। वो तकरीबन तमाम ये जो है वो एफर्ट कर रहे थे कि जो है वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यू रहे, और आई थिंक ये प्रेजेंटली भी जो है गवर्नमेंट इसी चीज को परसू कर रही है कि वेल्थ क्रिएशन को जो है वो इनकरेज किया जाए, बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए, और खासतौर पे जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के लिए तो जाहिर है बड़ी मराद जो है वो दी गई है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो दी गई है, IT के लिए दी गई है। तो मतलब ये है कि इस किस्म की एक रिजॉल्व तो जो है वो नजर आता है, बट ये कंटिन्यूअसली इस पे काम करते रहेंगे तो लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर की तरफ से जो उनका कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें जो है वो बेहतरी आई है, उसको हम और मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। मोदीवाला साहब, आप जून में हमें नज़र आया अब से 2-3 माह पहले कि एक्सपोर्ट्स अच्छी हुई थी। आपने कहा था कि जो बांग्लादेश और इंडिया में क्योंकि कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी है तो जो ऑर्डर्स हैं वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब वो क्या हुआ मामला कि अगस्त में एक्सपोर्ट्स कम थी, अब ये कहा जाए कि एक्सपोर्ट्स का वन टाइम फैक्टर था कम होने का, वापस हमें नज़र आएगा, या फिर वो ऑर्डर जो हमारी तरफ आए थे वो वापस चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी क्राइसिस एक साथ आ गई हैं। जून के अंदर जो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ उसकी वजह ये थी कि हमारे इंपोर्टर्स ने हमको स्लो डाउन करने का ये कहा था कि आप एक्सपोर्ट को रोकें, हम शिपमेंट को लेट करें। तो जो जून जो होता है वो हमारा क्लोजिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग का महीना होता है। वी एक्सपोर्टेड मोर इन जून बिकॉज थिंग्स वर लाइंग इन आवर गोडाउन्स, इन आवर वेयरहाउसेस, उसको हमने एक्सपोर्ट किया। जुलाई और अगस्त के अंदर नंबर्स थोड़े से कम नजर आते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन ठीक है। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो कंटेनर के जो दाम है, एक कार्टेल बना है, अनफॉर्चुनेटली कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है, और टेक्सटाइल इज अ बल्क कार्गो, यू नो दिस। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब जो हम FOB प्राइसेस पे जो माल हमने बेचे हुए थे वो डिले कर रहे हैं, CNF पे जो बेचे हुए थे वो हम डिले कर रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए $1,500 जो जिस कंटेनर का किराया होता था आज वो $9,000 हो गया। अब उसको अगर आप देखने जाएं तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्टर है उसको बारे में नहीं आता। इसलिए ये थोड़ा सा स्लो डाउन है, ये थिंग्स वुड सेटल डाउन। और ये जो कार्टेल पूरी दुनिया में बन गया है, आप इसको देखिए, LA फ्रॉम बीजिंग टू LA किराया होता था 3,000 साढ़े 3,000, आज बीजिंग टू LA $20,000। तो अगर आप ये देखिए, अगर मुझे अगर LA माल बेचना है यहाँ तो इट इज क्रॉस $10,000। तो ये जो बात है ये तो हमारे या आपके इख्तियार में नहीं है। ऑर्डर्स हमारे पास आज भी हैं, ऑर्डर्स और हमारे पास इंक्वायरीज भी हैं, और हमको जो है ना बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। हमको गवर्नमेंट की ओनरशिप चाहिए हमारे कारोबार के लिए। अगर वो ओनरशिप ले और हमारे मामला बहुत बड़े, मैं 25 मामला की बात नहीं कर रहा, मैं एक मामले की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी को बिल्कुल पक्का करें। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जो ये कंटेनर्स के जो मामला हैं, जो पोर्ट के मामला हैं, जो शिपमेंट के मामला हैं, उनको हल कर दें, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए और मार्केटिंग के लिए हमारी मदद करें। स्किल लेबर जो प्रोग्राम है उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे साथ मदद करें। हम काम करेंगे और हम आपको अश्योर करते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टेक्सटाइल पीपल मैं अश्योर करता हूं कि ये एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और पाकिस्तान उसी क्राइसिस में दोबारा ना जा रहा हो। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।